हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? वेरी गुड। स्टार्ट करें। लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? ग्रेविटेशन पूरा हो गया, कुछ रहता है? हाँ जी, लास्ट ग्रेविटेशन क्या होता है ये बताओ मेरे को। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस बता दो भाई, फटाफट बता दो। अरे क्या बात है भाई, ग्रेविटी जो वो है अर्थ पे होती है, ग्रेविटेशन ओवरऑल स्पेस के रिगार्डिंग है ना। जो अर्थ पे ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। आपका आज फर्स्ट डे है क्या? ठीक है। और कितने हैं भाई फर्स्ट डे वाले? 2 3। ठीक है, देखो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। दैट माय नेम इज़ अर्पित सर। ठीक है, मैं आप लोगों को टीच करूँगा जनरल साइंस। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है हमारा ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कुछ समय बाद हम कर रहे होंगे जैसे कि या तो बायो कर रहे होंगे या केमिस्ट्री, फिर उसके बाद हम कर रहे होंगे केमिस्ट्री, देन उसके बाद हम दोबारा से यही सेम यूनिट पे फिर दोबारा आ जाएंगे, यानी चैप्टर 1 2 3 4। ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंप्लीट जनरल साइंस से गो थ्रू करवाना। ठीक है, ये नहीं सोचना कि भाई सर मेरा ये टॉपिक रह गया, पिछले टॉपिक कैसे कवर करें। ठीक है, कुछ समय बाद हर फ्राइडे और सैटरडे को आपकी जनरल साइंस की ही क्लास रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, हर फ्राइडे सैटरडे को ये रिपीटेशन पे ही चलता रहेगा। ठीक है, डन यहाँ तक? कोई दिक्कत? जो न्यू स्टूडेंट है उनको एनी डाउट? ठीक है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी टॉपिक है वो करवाए जाएंगे, सभी करवाए जाएंगे A to Z। ठीक है, डन। ये समझ में आ गया था? क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकअप कर दूं। एक बच्चा है, ठीक है, गोलू मोलू टाइप का। कौन है? गोलू मोलू टाइप का एक बच्चा है जिसने क्या कर रखा है, एक मान लो एक गोले को, एक पत्थर को एक धागे से क्या कर रखा है, बांध रखा है, और उसको क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे घुमा रहा है। कभी घुमाया? पतंग उड़ाई है? पतंग उड़ाई है? नहीं उड़ाई? पतंग नहीं उड़ाई? ठीक है, तो जब पतंग उड़ाते हैं वो उसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई उन्होंने पत्थर से ज़रूर बांधा होगा एक ना दिन, है ना। तो क्या करते हैं, पत्थर लेके धागे से उसको ऐसे घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? ऐसे फुल तेज, है ना, मज़े भी आते हैं। ठीक है, तो उस समय में जो सेंटर की तरफ जो फोर्स वो लगा रहा है डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंटर से यानी बीच से उसने पकड़ रखा है धागा इतना लंबा और वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बट जो बाहर की तरफ लगेगा उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट किस में है? हमारे प्लैनेट्स में, है ना। हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के राउंड अबाउट चक्कर लगाते हैं, है ना। तो कोई तो फोर्स होगी, ऐसा थोड़ी है धरती का मूड बदल गया, यार बहुत टाइम हो गया इसके पीछे जाते हुए, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, दूसरी गाड़ी नप लेते हैं। कभी किया इसने?
ऐसा क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्शन के कारण होती है ना? अट्रैक्टिव फोर्स होती है एक टाइप की, है ना? तो ये कहीं ना कहीं सन उनको क्या कर रहा है, अर्थ और अदर प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और बाहर की तरफ जो लग रही है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, और ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस में सेंट्रीपिटल, यानी अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए। अगर कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसके लिए माइनस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इतना कॉन्सेप्ट है कि क्यों सारे प्लैनेट जो है एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई सारे प्लैनेट एक दूसरे से दूर भाग जाए, ठीक है? तो यही सेम फोर्स है जो उनको बाइंड करके रखती है कि भाई आप यहीं इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में चलते रहो, है ना? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, हो गया था अपना, ठीक है? क्या मैंने ये बता दिया था ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में डिफरेंस, ठीक है? मुझे इसकी वैल्यू तो बता दो जी की, कैपिटल जी की कितनी है? क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 6.673 इंटू में 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है? क्या हमने मास और वेट कर लिया था? क्या वेट ऑन मून कर लिया था कि भाई 1/6 होता है? मान लो अगर अर्थ पे वेट कितना है 72 kg, तो मून पे कितना होएगा 1/6 मल्टीप्लाई में 72 कितना आएगा 12, तो 12। क्या हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दी थी, हर प्लेनेट पे अलग अलग होती है ना? ठीक है। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन किया था, हाँ ये नहीं किया शायद, है ना? हो गया था? नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बना लो थ्रस्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बना लो क्या, थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। एक बात और, जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो अपने जो नोट्स है ना अपनी ही लैंग्वेज में, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, जो सूटेबल लगे, कोई शर्म नहीं है कि भी कैसी लैंग्वेज में है, सिंपल भाषा हरियाणवी समझ आए उसमें लिख लो, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। और नोट्स A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक के आपके पास बढ़िया नोट्स पड़े हो, जो मैंने करवाए हैं वो नोट्स सफिशिएंट है, सफाई से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने नोट्स अच्छे से बनाना भाई, ये कहना ना पड़े, ये ना हो कि भाई कुछ समय बाद, कई बार क्या होता है बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बोले चलो पेपर आगे, पेपर में ही तो यहाँ के नोट्स क्या कर देते, छोड़ देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है ओहो नोट्स तो रह ही गए, फिर एक दूसरे फ्रेंड से मांगते फिरते हैं, वो देते नहीं है। और दूसरी बात, उनकी राइटिंग ऐसी है कि समझ में ना आए, उसको खुद की समझ में आ जाए, वही बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, एक टाइप की फोर्स है, एक टाइप का क्या है, बल है, जो परपेंडिकुलर लगता है। परपेंडिकुलर कैसे होता है, ऐसे सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, है ना, किसके, सरफेस पे। अगर कोई सरफेस पे, किसी के सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, क्योंकि एक टाइप का है, फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, माँ के इक्वल थी, है ना, m इंटू में a, m क्या है हमारे यहाँ, मास। एक वो मूवी देखिए मास ऐसे करके बोलता है, देखिए, नहीं देखी साउथ की मूवी, वो ऐसे पाँव से है ना, वो आंधी तूफान ले आता है, तुमने देखना, अभी हंसी आएगी तुम्हें। पहले जब देखते थे ना तब सीरियस होता था, ये कैसे कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अब पता लग रहा है कि भाई मास अलग चीज़ है, वो मास अलग है। ये ए क्या है, एक्सेलरेशन, ये ए क्या है, एक्सेलरेशन,
ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और एक्सेलेरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय में टी। ठीक है। ये जो v है ये क्या कहलाता है? फाइनल। v क्या कहलाता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी। एंड t क्या है? टाइम। ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या मिली हमें? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। और यही केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन के। हाँ ना। इसैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनको ऑनर करने के लिए ये जो केजी मीटर पर सेकंड की यूनिट है उनको दे दी गई। आसान है, समझ में आया? एफ का मतलब क्या होता है? फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? दाब। प्रेशर क्या होता है? दाब। ये क्या है? जो थ्रस्ट हमने देखा था ना, परपेंडिकुलर लग रहा था, वो कितने यूनिट एरिया में लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर। कितने यूनिट एरिया में, कितने एरिया में हमारा ये जो थ्रस्ट है, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है जो लग रही है, दैट इज नोन एज प्रेशर। ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? थ्रस्ट बाय में एरिया। क्या फॉर्मूला है? थ्रस्ट बाय में एरिया। थ्रस्ट कैसी फोर्स थी? परपेंडिकुलर। और इसकी एसआई यूनिट बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, डेट इज पास्कल। इसकी एसआई यूनिट देखो, जो न्यू स्टूडेंट है, एसआई यूनिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। जो एसआई यूनिट है ये वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज के। किस लैंग्वेज के? पूरा नाम क्या है? सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट। सिस्टमे इंटरनेशनले, एस और आई यहीं से आया वर्ड। ठीक है। और ये जो एसआई सिस्टम है कब कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करा था? 1960 में। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है। और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी कहाँ से आया है? ठीक है। अब जो एसआई यूनिट है, अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो क्या बनता है? ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। यूनिट क्या होता है? देखो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 10, अगर मैं लिख रहा हूँ 10 लिख दे रहा हूँ, तो 10 है क्या? केजी है, रुपीज़ है, पाउंड है, सेंटीमीटर है, मीटर है। खाली 10 से हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, यही है।
तो हम क्या करेंगे, एक कोई अच्छी सी यूनिट लगा देंगे जो उस क्वेश्चन को सोल्व करती हो, है ना। जैसे 10 kg, तो ये जो kg वर्ड है दैट इज यूज फॉर यूनिट, चाहे kg हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, इन्हें क्या बोला जाता है, यूनिट्स बोला जाता है। और इंटरनेशनल सिस्टम मतलब एक्चुअली में हुआ क्या, पूरी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज थी ना, ठीक है, कंट्रीज इकट्ठा हुई। क्यों इकट्ठा हुई, पूरी देश में, पूरे कंट्रीज में, मतलब अलग अलग कंट्रीज में हुआ क्या, जो साइंटिस्ट इंडिया का था वो अगर फॉरेन में जाता था तो उसको रिसर्च करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। जैसे कि अपने यहाँ मेज़र करने के लिए क्या है, किलोग्राम, ग्राम, लेकिन अगर वो व्यक्ति यूएस यूके चला गया तो पाउंड में मेज़र होते हैं, मतलब अलग यूनिट होगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई ऐसी सिस्टम बनाया जाए, ऐसी यूनिट बनाया जाए जो पूरी दुनिया में वैलिड हो, चाहे इंडिया का साइंटिस्ट फॉरेन में क्यों ना चला जाए। यूनिट कन्वर्जन जरूरी है, ठीक है, लेकिन मेन बेसिक हम क्या रखेंगे, ये एसआई सिस्टम को, ठीक है। वो चाहता तो यूनिट कन्वर्जन भी करवा सकता था कि भाई एक इतने पाउंड के इक्वल होता है, कर लो, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बार बार यूनिट कन्वर्जन में एक साइंटिस्ट का बहुत टाइम जाता था, ठीक है। एक मिनट, हेलो, ठीक है, कोई ना, कोई ना, कोई ना, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई कोई ऐसी सिस्टम हो जो पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में, पूरे, चाहे वो चाइना क्यों ना चला जाए, वहाँ भी वैलिड हो। तो ये लेके आए कॉन्सेप्ट किसका, एसआई सिस्टम का, ठीक है। और एसआई सिस्टम आपको पता ही है कि सबसे पहले एक पूरे फ्रांस में, पहले क्या था, फ्रांस में कब, 1804 से पहले हर जगह है ना, मान लो ये फ्रांस है तो यहाँ का वेट और मेज़रमेंट का अलग तरीका था, यहाँ कोई अलग तरीका था, यहाँ कोई अलग तरीका था। मान लो यहाँ कोई 10 kg का क्लॉथ लेके जाना था, कपड़ा, तो यहाँ जो टैक्स लगता था वो मान लेते हैं 5-6 के करीब लगता था, तो यहाँ कहीं लगता था 7-8 के करीब। तो हर इसके स्टेट में है ना, फ्रांस में हर स्टेट में अलग अलग इक्वल वेट और मेजरमेंट नहीं था, ठीक है, मतलब अलग अलग था, वेट और मेजरमेंट क्या था, अलग अलग। तो 1804 में आए नेपोलियन बोनापार्ट करके, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने क्या करा, पूरे फ्रांस में इक्वल वेट और मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। और ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूरी दुनिया में एसआई सिस्टम का भी यही मतलब जनक माना जाता है कि भी फ्रांस ही है, क्योंकि फ्रांस ने ही अपने ही कंट्री में सारे देश के लीडर को बुलाया और इकट्ठा करवाया कि भाई ये कहा कि भाई देखो साइंटिस्ट को ना इतना टाइम लग रहा है यूनिट कन्वर्जन में, छोटी छोटी यूनिट के कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, तो हम क्यों ना मतलब साइंटिफिक वर्क जो है वो सारा इसमें ही कर दें। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया किसका, एसआई यूनिट का, ठीक है। एसआई यूनिट में आपको 3 अलग अलग सिस्टम थे पहले, कौन कौन से, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड। क्या मैंने आपको एक एसएससी का क्वेश्चन दिखाया था जिसमें पूछा गया था कि एफपीएस और एमकेएस में सिमिलरिटी क्या है। आप तीनों में देख लो, तीनों में सिमिलर क्या है, सेकंड, तीनों यूनिट में आपको देखने को मिल रही है। देखो ऐसे टाइम को मेज़र करने के लिए हम मिनट में भी कर सकते हैं, आवर में भी कर सकते हैं, और लेकिन एसआई के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड, ठीक है, ये प्रेफरेबल है।
तो एसआई सिस्टम ने किसको फॉलो किया? एमकेएस। और इंडिया का जो मैट्रिक सिस्टम होता था, इंडिया में कैसा सिस्टम होता था? मैट्रिक सिस्टम। वो भी किस पे बेस्ड था? एमकेएस सिस्टम पे। ठीक है, इंडिया का, लिख लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया का जो मैट्रिक सिस्टम था डेट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था? एमकेएस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब क्या है? सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसका? नेपोलियन बोनापार्ट। डन, यहाँ तक आगे बढ़े। लिखो लिखो। जो एसआई सिस्टम ने जिस उस समय में किया, बहुत सारे साइंटिस्ट को हेल्प मिली, एज मिली अपने वर्क प्रोफेशनल पे ज़्यादा काम करने में, रेदर देन यूनिट कन्वर्जन पे। आपको पता है कि अपनी जो पढ़ाई है ना, अपनी जो पढ़ाई है अभी थोड़ी चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन उससे पहले क्या था? थोड़ा रट्टाफिकेशन ज़्यादा था। अब थोड़ा क्या है, बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है, यूएस में स्टार्टिंग सही है कि आप बच्चों को प्रैक्टिकल करवाओगे, कोई थ्योरेटिकल लर्निंग का नहीं है। इवन अपने यहाँ स्कूलों में क्या होता है कि एक बच्चा बैग लेके जाता है, फुल घिसाई करता है, और फिर जून आता है तब फिर वह होमवर्क लेके जाता है, और फिर ना हो तो फिर रोते हुए आता है। लेकिन जो कंट्रीज़ अच्छी डेवलप्ड है ना, वो उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने सिंपल क्या काम किया है, मान लो जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, यूएस में अगर जैसे जून की छुट्टियाँ होती है ना, अपने यहाँ 1 मंथ की होती है, कुछ ऐसा समथिंग है ना, 1 मंथ, या फिर कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ गई तो 40 दिन की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन यूएस में 2 से ढाई महीने की छुट्टी होती है। मजाल है कोई भी एक टीचर उस बच्चे को हॉलीडे होमवर्क देगा? नहीं, कोई होमवर्क नहीं है। दूसरी बात, अपने यहाँ क्या है, बैग भर भर के नई एनईपी के नाम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक अलग सब्जेक्ट ऐड कर दो। वहाँ क्या होता है? टैब होता है, टैब भी स्कूल में जमा, पढ़ लिए स्कूल में ही पढ़ लिए बस। सोच के देखो कितना अच्छा सिस्टम है। अपने तो यहाँ बच्चे यूँ रो रहे होते हैं, इतना काम मिल गया। और उधर क्या होता है, यूएस वगैरह में बच्चे भी रो रहे होते हैं, टीचर भी रो रहे होते हैं, अरे छुट्टियाँ हो गई यार, गलत हो गया। इधर क्या आता है, छुट्टियाँ होगी, पेंडा छूटा बच्चों से, टीचर यही सोचता है, और बच्चा ये सोचता है ले मास्टर से पेंडा छूटा, यही होता है। इवन इटली जो है ना, सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ देता है, पता है? 120 डेज़ की, 120 दिनों की छुट्टियाँ सीधी, एक सेशन में 120 दिन की छुट्टियाँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा करने से आपको क्या लगता है कि भाई बेनिफिट है? 2.5 महीने की छुट्टियाँ अपने वाले तो ना करें, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, उनको फिर एक प्रोफेशनल काम करना ज़रूरी होता है। चाहे वो स्विमिंग खेलता है ना, तो स्विमिंग में पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है उसका। ठीक है, चाहे वो कोई भी काम सीखे, चाहे वो क्रिकेट सीख रहा है तो क्रिकेट का प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, पता है? आप तो यूँ गली में खेल रहे होते हैं, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट कि भाई मैंने 2.5 महीने क्रिकेट खेला, इतने दिन आया, इतने दिन गया, इतने दिन मेरी प्रेजेंट थी। तो ये सबसे अच्छा काम है। ठीक है, तो अपने तो यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा, बच्चों को प्रेशराइज करना पड़ेगा अपने को, है ना? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन प्रेशर की कि भाई प्रेशर हमारे किस काम आता है। देखो, एक जो नाइफ होता है ना, चाकू, एक उसका शार्प कॉर्नर होता है और एक ब्लंट पार्ट होता है उल्टा। क्या आप लोगों ने कभी इस ब्लंट पार्ट से ट्राई किया है सेब काटने की? कुछ कट तो जाएगा, लेकिन आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। रेदर देन जो शार्प पॉइंट होता है ना, उससे कट करोगे ना तो वो इजीली कट कर देता है।
ठीक है। तो याद रखना, जितना स्मॉलर क्या होता है एरिया होता है, ग्रेटर क्या होता है प्रेशर। ठीक है। अगर ये मेरे ख्याल में इसकी बजाय है ना, ये एक बार के लिए मत लिखना, क्योंकि लार्जर एरिया क्या करेगा। मान लो जो बैग की स्ट्रिप्स है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बैग की स्ट्रिप्स एक तो पतली वाली आती है ना, कैरी बैग लेके जाते हैं ना, पिट्ठू बैग बोलते हैं, ठीक है। एक तो पतला है, उसमें आप हैवी सामान लेके जाओ तो आपके यहाँ दर्द होने लग जाएगा। अगर उसकी स्ट्रिप क्या है, कम है, अगर उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ के ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आराम से, हम पे इतना प्रेशर नहीं लगेगा उसका, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये लाइन मत लिखना एक बार के लिए, इसको कट कर देना, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि भाई जो कैमल है, ऊंट जो है वो वॉक करता है किस पे, ईजिली ऑन सैंड, ठीक है। आपने कैमल यानी ऊंट के पैर देखे होंगे, है ना, और ऊंट के पास एक स्पेशल चीज़ होती है डेट इज़ नोन एज हम्प, है ना, कुबड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके जो पैर होते हैं ना वो इतने मतलब होते हैं खूब बड़े, पूरे जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं अगर इन उंगलियों के बीच का भी स्पेस हटा दूँ ना तो इतना बड़ा तो पैर होएगा, इससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो वो जो पैर है ना ब्रॉडर फीट होते हैं, उनमें क्या महसूस होता है, लेस प्रेशर, ठीक है। इसीलिए उनको मतलब रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कैमल को, ठीक है। उसके बाद जो ट्रक्स हैं, ट्रक में क्या होता है, वाइड टायर्स होते हैं, ठीक है, मतलब चौड़े चौड़े टायर होते हैं। रीज़न क्या है कि भाई जितने ज़्यादा चौड़े टायर होंगे उनमें उतना ही कम क्या लगेगा, प्रेशर, उतना ही कम क्या लगेगा, प्रेशर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड यानी लिक्विड में। याद रखना लिक्विड एंड गैस ये दोनों के दोनों क्या है, फ्लूइडिक इन नेचर। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो बह सके, फ्लूइडिक का मतलब क्या होता है, जो बह सके, बहना, ठीक है। और जो फ्लूइड्स होते हैं वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर को किस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन जो वहाँ उनके लिए अवेलेबल रहती है, ठीक है, जो वहाँ उनके लिए क्या रहती है, अवेलेबल, ठीक है। अब आता है अपथ्रस्ट की बात। अपथ्रस्ट में क्या आता है, बयोंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक टाइप की कैसी फोर्स है, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है। कैसी फोर्स है, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स है, जो किसके द्वारा लगाई जाती है, फ्लूइड के द्वारा। किस पे, जो उसमें इमर्ज्ड बॉडी होती है, जो उसके ऊपर तैर रही होती है बॉडी, उसे हम क्या बोलेंगे, बयोंट फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर तैरना है तो वो कौन हेल्प कर रहे होते हैं, बयोंसी, ठीक है। कौन हेल्प कर रहे होते हैं, बयोंसी। यहाँ तक इतने पोर्शन में कोई डाउट, आगे बढ़ें। देन उसके बाद आता है फ्लोटिंग एंड सिंक। देखो कोई चीज़ तैरती है, कोई चीज़ डूबती है, ये दोनों बातें डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, कितना उसका मास है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मास अपॉन में वॉल्यूम, कोई ना,
लिख लेना भाई। पहले कुछ बातें उसकी कर लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, मतलब तैर रहा है, कब तैरेगा? डेंसिटी जो होएगी ऑब्जेक्ट की क्या होएगी? कम होएगी। और लिक्विड की डेंसिटी क्या होएगी? ज़्यादा। अब आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो सुई है, सुई, ठीक है, उसको क्या करता है, ऊपर से सीधा नीचे गिरता है तो वो पानी में क्या कर जाएगी? डूब जाएगी, है ना। सुई जो है वो क्या करेगी? डूब जाएगी। लेकिन जब वो प्यार से उसको रखता है बिल्कुल, तब क्या कर रहे होते हैं? ऊपर तैरने लग जाती है वो सुई। दैट फिनोमिनन इज नोन एज सरफेस टेंशन। उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। ठीक है। इट मीन्स वो जो फ्लोट हुई है वो उसके सरफेस के टेंशन की वजह से क्रिएट हुआ है, जिस वजह से वो क्या है? डूबा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंक करता है यानी डूबता है, जब डेंसिटी की उस ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी? हाई रहेगी। और लिक्विड की डेंसिटी क्या होएगी? कम। यानी एक पत्थर और पानी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक पत्थर और पानी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। और ये पेपर में बहुत बार आया एग्जाम में कि डेंसिटी उसका फॉर्मूला प्लस में उसकी एसआई यूनिट, उसकी यूनिट। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन 1 मार्क्स धीरे 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 बढ़ाते रहेंगे। हरियाणा के ग्रुप डी के भरे हैं क्या किसी ने? भरे हैं, ठीक है। सुनने में आया है कि भाई क्या पता ये एग्ज़ाम भी जल्दी ले लें, तो अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी रैपिड कर लो भाई। ठीक है, बाकी भरोसा भी नहीं है, देखो हरियाणा गवर्नमेंट है, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बट इतना कह सकता हूँ कि जितनी वैकेंसियाँ हरियाणा में 2027 के बाद यानी 28-28 में आएगी ना, भयंकर आएगी, नौकरियों की बाढ़ आएगी। ठीक है, 29 में इलेक्शन है। सिंपल सी बात है, जो है आपको भी पता है, गवर्नमेंट यही करती है। तो आप भी थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, चाहे थोड़ा सा पढ़ें, हर दिन आधा 1 घंटा ज़रूर पढ़ो, मेरा ये मानना है। हाँ, जब एग्ज़ाम आ जाए, जब सारे काम छोड़ के फोकस करो, तब क्या है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यूँ है कि भाई आप मान लो 1 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन घुमाए, खाया गए, पिए गए, चलो भाई हो गया टाइम, तो उस समय में क्या होएगा, आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होएगा, ना ही बैठेगा। लेकिन जब करने बैठोगे, जब हेडेक हो रहा होगा, परेशानियाँ सो होगी, बहुत सिस्टम होएगा। ठीक है, तो यही है कि भी कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर दो अपने आप। ठीक है, पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालो, माइंड क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, और जो रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट कर रहे हो वो भी के लिए छोड़ दो, क्योंकि रील्स अच्छा लगता है देखना भाई, हाँ देखते रहते टाइम। मैं भी कई बार क्या है, अभी 1 घंटा मैं फ्री था तो मोस्ट ऑफ मैंने क्या करा, यूट्यूब खोला, खोलते ही रील्स 1 आई 2 आई, अब पता ही नहीं लगा टाइम का, ये हाल है। ठीक है, मैं फ्री होता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि भैया कुछ क्रिएटिव करूँगा, लेकिन वो क्रिएटिव करते 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 टाइम कब बीत जाता है पता नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कई बार अवॉइड कर देता हूँ कि भी नहीं देखना, फ़ोन ही नहीं, ऑन ही नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जब अवॉइड नहीं करना होता ना, बैठा हूँ, कोई आएगा तो कोई क्वेश्चन लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो इतने आधा घंटा टाइम पास भी तो करना है। ठीक है,
दैट्स इट, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, ओवरऑल वॉल्यूम, ठीक है। ये कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका रिलेटिव डेंसिटी का, ये चाहे मत लिखना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या आता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, जिसको जो सूटेबल लगे वो उसमें लिख सकता है भाई। ठीक है, कहता क्या है, जब एक बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इज एमर्ज्ड पार्शली, पार्शली का मतलब क्या है? आधा, ठीक है। मान लेते हैं ये एक कोई डिस्पोजेबल या फिर कोई गिलास मान लो, ठीक है, पानी का, लेकिन पानी कहाँ तक भरा हुआ है? पूरा। ये मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ, यहीं तक। कहाँ तक भरा हुआ है? पूरा, ठीक है। और नीचे क्या लगा दिया मैंने? एक प्लेट रख दी कि भी पानी अगर खिंडेगा ना तो उस प्लेट पे खिंडेगा मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। या तो वो पार्शली इमर्स्ड हो या फुली। पार्शली के लिए मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं इतना इमर्ज है, इतना इमर्ज मतलब इतना डूबा हुआ है पार्शली, ठीक है। यही सेम मैं अगर डायग्राम बनाऊं दोबारा फुल्ली के लिए कि भाई यही सेम कांच का गिलास ले लिया, फुल पानी से भर लिया और नीचे क्या रख दी? प्लेट रख दी, ठीक है। और अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? फुल्ली इमर्ज कर दिया, ठीक है। जब ये पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है तो क्या यहाँ से पानी बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना, हाँ गिरेगा। चाहे वो मैं पार्शली क्यों ना करूं, चाहे मैं फुली क्यों ना करूं, दोनों ही केस में पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पानी गिरेगा, ठीक है। पार्शली हो चाहे फुली हो, इन ए फ्लूइड, फ्लूइड यानी लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। ये जो बॉक्स है ये अपवर्ड ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, जो कि इक्वल टू द वेट, किसके इक्वल होएगा? ऑफ द लिक्विड, ठीक है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड है जितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ? मान लो मैंने इसमें पानी लिया, कुछ 1 लीटर लिया पानी, 1 की बजाय 2 कर लेते हैं, 2 लीटर पानी लिया, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेस हुआ पानी मान लेते हैं 0.5 लीटर डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 0.5 लीटर डिस्प्लेस हुआ ना पानी, इसका वेट मेज़र करूँगा। क्या करूँगा? वेट मेज़र करूँगा। तो मुझे पता लगेगा कि इसका जो वेट है और इसका जो वेट है वो सिमिलर होएगा, ऑलमोस्ट। क्या रहेगा? ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा उस ऑब्जेक्ट का। अगर मैंने पार्शली करा तो पार्शली में भी क्या रहेगा? जितना इसका वेट होएगा इतना तक, और जितना इधर पानी आया, ठीक है, उनका वेट क्या रहेगा? लगभग लगभग इक्वल। तो डेट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका नाम क्या रख दिया गया? देखो कुछ, ठीक है, देखो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में है, जैसे मान लो पानी है, मैंने पानी लिया और पानी को फुल भर दिया। क्या कर दिया? पानी को फुल भर दिया, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर लोहे की पिन, कम से कम भी 50-60 लोहे की पिन फिर भी ऐड ऑन कर सकता हूँ बिना पानी को गिरे। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्सेप्शनल केसेस में है। जो आर्किमिडीज ने लिया था वो कुछ सॉलिड सब्सटेंस के रिगार्डिंग लिया था, कुछ उसने मेजर किया था, तो उस ऑलमोस्ट, तो मैंने ये वर्ड यूज़ कर लिया था ऑलमोस्ट, इसीलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, गैप होता है। इसी वजह से जो हम शुगर होता है, चीनी जो होता है, पानी में घोलते हैं, घुल जाती है ना,
मेरा क्वेश्चन है कि हम जब चीनी घोलते हैं तब गर्म पानी को प्रेफर क्यों करते हैं रेदर देन कोल्ड? क्योंकि जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं, आपने देखा होगा, तो पानी की जो मूवमेंट होती है ना, रैपिड मूवमेंट होने लग जाती है ना। ज़्यादा गर्म पानी देखा होगा उबलते हुए, तो उस समय में क्या होता है, पानी की जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, रैपिड। तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है ना, वो भी थोड़ा इम्प्रूव बढ़ जाता है, जिस वजह से वो चीनी वहाँ ट्रैप हो जाती है। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि भाई चीनी है या फिर कोई साल्ट है, मैंने 1 चम्मच डाला एक गिलास में, 2 चम्मच डाला, तो क्या तीसरा चम्मच जो डालूँगा वो पूरा क्यों नहीं घुल पाता? क्योंकि उसका जो स्पेस है, जितना क्राइटेरिया था कि भाई चीनी को लेने का, वो ले लिया। उसके बाद क्या होएगा, या तो मैं गर्म करके पानी को जितना हो सकता है उतना कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होएगा, एक टाइम के बाद क्या करेगा, जितना गर्म कर लिया, उसके बाद क्या है, वो चीनी जो है वो बच जाती है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल का स्पेस है ना, वो एंड अप हो चुका, बस उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? एनी डाउट? नाउ मूव अहेड। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शिप के बारे में, सबमरीन, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर मतलब पानी, लैक्टोमीटर मतलब जो मिल्क की प्योरिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये तो फोटो ले लो इसकी, टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इनकी एक बार आप ये लिख लिया ऊपर वाला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हमने कर चुके, क्या कर चुके हैं, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, जी की वैल्यू, मून पे वेट 1/6 होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लॉ किसने दिया था, इसैक न्यूटन ने, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, पी से प्रेशर, पी से पास्कल। ठीक है, कर दूं पर फोर्स एक्टिंग टूवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ कौन सी है, सेंट्रीपिटल, पेपर फॉल्स स्लोवर देन स्टोन, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, वाई शार्प नाइफ कट्स इजीली, शार्प नाइफ क्यों कट कर पाता है इजीली, वाई शिप फ्लोट, ठीक है, बॉयंट फोर्स, कैमल वॉक इजीली ऑन। ठीक है, ठीक है, ये हिस्ट्री करवा दी थी मैंने, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या हम ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। चलो, ठीक है, एक बार एक पहला लिख लो, लॉ ऑफ ऑर्बिट में पहला क्या आएगा, केपलर्स फर्स्ट लॉ। याद रखना, लॉ ऑफ ऑर्बिट या फिर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो क्वेश्चन क्या है, प्लैनेटरी मोशन के जो रिकॉर्ड है उसके बारे में बताया, किसने बताया, केपलर ने, प्लैनेट्स के रिगार्डिंग। लेकिन खाली मोशन आ जाए तो डेट इज न्यूटन। ठीक है, अगर खाली कहे कि भी मोशन के बारे में बताओ तो डेट इज न्यूटन। अगर प्लैनेट्स के मोशन की बात आ जाए तो कौन व्यक्ति है, केपलर। ठीक है, कहता क्या है, केपलर का फर्स्ट लॉ जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, आपको पता ही है कि सारे प्लैनेट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, वो ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लैनेट इज एन एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि जो सन के
चारों तरफ घूमे, चक्कर लगाए, ठीक है। विद द सन, सन कहाँ होएगा, लोकेटेड होएगा एट वन ऑफ द टू फोकल पॉइंट्स, ठीक है। एक्लिप्स वो होता है जिसके दो फोकल पॉइंट होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। ऐसे सर्कुलर नहीं होएगा, ये याद रखना, ठीक है। सर्कुलर नहीं होएगा, एक्लिप्स अलग होता है जिसके दो क्या होते हैं, फोकल पॉइंट होता है। सेंटर क्या होता है, एक ही फोकल पॉइंट होएगा, ठीक है। एलिप्स क्या होता है, एक इलोंगेटेड फ्लैटन सर्कल होता है। इट मीन्स, दिस मीन्स जो डिस्टेंस होएगी, दूरी जो होएगी बिटवीन ए प्लैनेट और सन, वो क्या होएगी, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। किस पे, एज द प्लैनेट्स कंप्लीट्स इस ऑर्बिट, जैसे ही एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा, इसकी और सन की जो डिस्टेंस है वो क्या होती रहेगी, ऑटोमेटिक क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो डेट इज नोन एज केपलर्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। कहता क्या है, जो क्लोजेस्ट पॉइंट होएगा सन के, उसका नाम क्या रख दिया गया, पेरिहेलियन। अगर कोई दूर है सन से तो उसका नाम क्या रख दिया, एपहेलियन। अगर सन के पास है तो उसका नाम क्या रख दिया, पेरिहेलियन। अगर सन से दूर है तो वो एपहेलियन, ये पॉइंट का नाम रख दिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं सन इधर है और कोई प्लेनेट यहाँ पे है, तो सन से दूरी पे है ना, तो इसका नाम क्या रख दिया, एपहेलियन। अगर सन से बिल्कुल पास में, इधर क्लोजेस्ट में है, तो डेट इज पेरिहेलियन। यहाँ तक पहले फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ऊपर लिख लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है, जिसका एक और नाम क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ भी है। क्या नाम है दूसरा, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। यहाँ तक डन। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आया हुआ है कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वाज गिवन बाय, किसने दिया, केपलर, ठीक है। और कितने नियम दिए, टोटल 3, ठीक है। केपलर का फर्स्ट नियम यही था कि भाई एक फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथवे पे रोटेशन करेगा, मूव करेगा, ठीक है। एलिप्स क्या होते हैं, जिसके दो फोकल लेंथ होते हैं बस, ठीक है, कोई दिक्कत। और सेंटर और जो सर्कल होता है उसका क्या होता है, एक ही फोकल लेंथ होता है। लेकिन एलिप्टिकल पाथवे कौन से होते हैं, जिनके दो क्या होते हैं, फोकल लेंथ होते हैं, ठीक है। डन यहाँ तक, बाकी कल करें, ठीक है। हाँ दिख गया, तो स्माइल से ही पता लग गया था कि भैया अब सर छुट्टी करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों का एक ही काम है, इतना ही टॉपिक है, करवाया है, उसको रिवाइज करिए, लर्न करिए, ठीक है। मिलते हैं कल सेम इसी टाइम, ठीक है। आपकी हर फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होएगी, ठीक है। डन, यहाँ तक सही समझ में आया। फर्स्ट कौन सा 20, ये हो गया क्या, राइट कर लिया, एक मिनट रुको। यहीं तक लिखना है। डन। 21 क्या, यही है, ठीक है, इसको राइट कर लेना।
सही समझ में आया।